नमस्कार। आइए सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कालिंदी। रिक्शों के हुजूम में मेरा रिक्शा भी बहुत धीरे ही सही मगर आगे बढ़ता जा रहा है। भीड़ इतनी है कि पैदल चलो तो कंधे छिलें। रिक्शे भी आपस में उलझ रहे हैं। अब तो यहाँ भीड़ और बढ़ गई है। मैं फिर लौट रहा हूँ वहाँ उस एक गली में जिसकी पहचान उसमें रहने वाली उन कुछ औरतों से थी और शायद अब भी है, जिनके सर्व सुलभ जिस्मों की महक हवाओं में सूंघकर ना जाने कहाँ से लोग आते थे। सामान लादकर मुंबई आए ट्रक ड्राइवर, सुदूर प्रदेशों से रोजी की तलाश में परिवारों को पीछे छोड़ आए मजदूर, कामगार, निचले तबके के लोग, कुछ मध्यम वर्ग के भी, अपनी औरतों से उकताए लोग। यह गली हमेशा अनजाने चेहरों के हुजूम से घिरी रहती थी। ये चेहरे तरह तरह का शोर मचाया करते थे। समय कोई भी तय नहीं था। हर वक्त एक भूख में बिलबिलाते चेहरे। मुझे जहाँ जाना था वहाँ एक 3 मंजिला पीली इमारत थी, ढहती हुई सी, जिसके छज्जे लटके हुए थे। अनैतिकता वहाँ खुले सर घूमती थी। तरह तरह के गलत सही कामों में मब्तिला वहाँ बहुत से परिवार थे। अवैध शराब बेचने वाले, बहुत निचले तबके के स्मगलर, नशीली दवाओं का धंधा करने वाले, फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम करने वाले, ऑर्केस्ट्रा और बार में नाचने वाली लड़कियां। ऐसी कुछ औरतें जो खुलकर शरीर का धंधा करती थीं, कुछ ऐसी चुपचाप अपने बच्चों से छिपकर पति या पिता की सहमति से दैहिक सुख के बदले में घर का खर्चा चला रही थी, बहुत कम कीमत पर। इतनी कम कि ऐसी पीली इमारतों की एक श्रृंखला थी। पीली इमारतों के आगे दलाल, जो अक्सर उनके पति या प्रेमी हुआ करते थे, और ग्राहक वहां की औरतों के जिस्मों का भाव ताव करते। गहरे अंधेरे कमरे सीलन और बदबुओं से गंधाते। ग्राहकों की प्रतीक्षा में उन पीले घरों की परछाइयों में एक आतंक और डर भी थरथराता था। कई बार वहां चाकू चल जाते, बलात्कार होते। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ यह सोचकर कि वह एकदम सही माहौल था जो मुझे नशीली दवाओं का आदी बना सकता था, या मैं किसी पेडीफिलिस यानी बच्चों का यौन शोषण करने वाले आदमी या औरत के हाथों रबड़ के गुड्डे की तरह तोड़ मरोड़ दिया जा सकता था। पूरी गुंजाइश थी उस माहौल में कि दुर्गा जैसी कामुक औरत मुझे फुसला लेती या डेविड के गोद में बिठाने वाले खेल मुझे बर्बाद कर देते। उस चाल के और बच्चों जैसा ही कोमल शिकार था मैं भी। उस जगह के घातों प्रतिघातों के प्रति सदा छठी इंद्रिय जागृत रखे हुए जमुना मुझे आगाह करती रहती थी। इसके पास मत जा, उसके साथ बात नहीं, इसके कमरे में गया तो देखना, उसके साथ खेला तो। फिर भी मैं इन भयावह कल्पनाओं में जीने लगता हूँ कि ऐसा हुआ होता तो क्या होता। मुझे अजीब का पीड़ादायक सुख मिलता है इन कल्पनाओं में। मैं अपने अंतस के खाज भरे कोने खुजलाकर लहूलुहान कर लिया करता हूँ। मीठा दर्द और मीठा सुख। कस्टमर शब्द उस गली के हम उम्र बच्चों के बीच एक डरावना शब्द था। एक पिशाच जो औरतों का गला दबाया करता था, औरतें उसकी गिरफ्त में कराती थीं। एक पिशाच जिसके ना आने से कभी कटोरदान में रोटी कम पड़ जाती थी या फिर बचती तो सब्जी या शोरबे के बिना ही खानी होती थी। किंवदंतियां जुड़ी थी इस शब्द से। पहली बार जब ये कान में पड़ा तो मेरे अलावा बाकी बच्चों को भी कुछ अटपटा नहीं लगा। हम सब बच्चे रात को 10:30 बजे बिल्डिंग के सामने खेल रहे थे। तभी छोटू दलाल आकर बोला था, साले रंडी खाने की औलादो, ये कोई खेलने का टाइम है? तुम पर तो अफीम भी अब असर नहीं करती। जाओ जाओ जाकर सो जाओ। अरे कस्टमरों का टाइम है ये। मैंने कस्टमर कभी नहीं देखा था। एक बार मैं स्कूल से लौटा तो देखा वो किसी आदमी को जल्दी जल्दी कमरे से धकेल रही थी। मैंने पूछा, यही कस्टमर था क्या? वे फटी हुई आंखों से मुझे देखती रही और बिना खाना दिए बिस्तर पर धम गिर गई। मैं शाम तक भूखा बैठा रहा
उसके संदूक में रखे पुराने एल्बम में पीली पड़ी हुई तस्वीरें देखता रहा। सारे चेहरे अजनबी। एक तस्वीर में कुछ औरतें थीं। उनमें से एक उसकी माँ थी। एक फटा चित्र था जिसमें वह थी। दूसरे की आधी बाँह ही दिख रही थी। वह इस गली की सारी औरतों से अलग थी। ऐसी जो जिंदगी अपनी तरह से, अपनी शर्त पर जीती है, चाहे वे गलत हो कि सही। ऐसे में अनपढ़ होना कोई मायने नहीं रखता। बचपन में भी उसका ऐसा कड़क होना मुझे खुशी देता था। वह सबके सामने घुन्नी सी रहती, अकेले में बहुत बातें करती। वह अपने डर बांटती, जिन्हें मैं बहादुर बच्चे की तरह दूर करने की कोशिश करता। वह झगड़ती अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों से, तरह तरह के काम पकड़ती छोड़ती। कभी कपड़ा धोने का साबुन घर घर बेचती, कभी साड़ियों के फोल लगाती रात रात तक, या फिर मालिश करती औरतों की। जिंदगी को दी अपनी संपूर्णता का मोल वह नहीं जानती थी। उसकी नुची कुतरी हुई संपूर्णता का एहसास उसे तभी होता था जब वह नोची या कुतरी जा रही होती थी। जिंदगी के साबुत टुकड़े का नोचे कुतरे जाने का सिलसिला कब शुरू हुआ, यह उसकी याददाश्त में धुंधला पड़ चुका है। अब वे बिस्तर पर पड़ी है। मैं उससे रूबरू हूँ। वे मुझसे आंख नहीं मिलाती। मैं अपने मन की खो में घुसकर खुदाई करके उस औरत से अपने अटूट संबंध की जड़ खोज रहा हूँ। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ लगातार। बूढ़े पेड़ बेचैनियों में अपनी डालियां हिला रहे हैं। धूल और धुएं से उनकी पत्तियों का हरा रंग सलेटी हो गया है। जड़ें सड़क का कोलतार फोड़कर बाहर आकर सांस लेना चाहती है। भीतर नमी नहीं है ना, लवण है, प्यासी सी रेत है। अटपटी हालात में है पेड़। इस हैरानी में कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। उन्होंने जब बीज में से सर उठाया था तब यहाँ एक जंगल का मुहाना था। अब यहाँ भीड़ है। आसपास भरे पूरे बाजार हैं और हैं गलियों के गुंजल। आसपास की महक से बुरी तरह उकताया सा मैं उसे देखता हूँ। उसकी कुतरी हुई संपूर्णता के साथ उसकी जिजीविषा उसके माथे पर जल बुझ रही है। यह औरत जीवंत थी मेरे सपनों में, मेरे बचपन में। वे बचपन अब महज सपना ही तो लगता है। इसकी और मेरी उम्र में महज 15 सालों का फर्क है। मेरे बचपन में यह भी किशोरी थी। स्कूल का रास्ता उसकी बातों से महकता। मेरा बस्ता थामे वह 2 मील चलती थी। मैं उससे कहता कि चाल के और बच्चों की तरह मैं भी वहीं पास के सरकारी स्कूल में पढ़ूंगा। इतना चलना नहीं पड़ेगा। तू अलग है उन सब से, और देख मैं भी। वह वहीं रुक जाती और चालू हो जाता उसका भाषण। भीड़ और धुएं से भरा रास्ता आगे चलकर जंगली फूलों से भरा जंगल बन जाता। उसकी ढेर सारी बातों से वह रास्ता मजेदार हो जाता था। स्कूल की गली आने से पहले ही वे पलट जाती। मैं चीखता कि स्कूल के गेट तक चलो। वह गुर्राकर मना कर देती। मुझे और काम नहीं है क्या? उसका मुलायम चेहरा रूखा हो जाता। मैं पूरे बचपन इस औरत का मुरीद रहा। नायलॉन की सस्ती साड़ी और सूती सलवार कुर्ते में भी परी लगती। उसका सांवला रंग, घुंघराले बाल, बड़ी आंखों के नीचे के स्याह गहरे, उसकी मांसल पीठ, उघड़े पैर और गले की उभरी हड्डी, सब कुछ। बाद के सालों में मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे स्कूल छोड़कर पता नहीं कहाँ जाया करती थी वह। उसने साबुन बेचना, वेश्याओं की मालिश करना बंद कर दिया था। स्कूल से लौटता तो वह कभी कमरे पर नहीं मिलती। शाम को वह मेरी चीख पुकार सुनती और अपनी मुस्कानों से मेरे बचकाने गुस्से के खारेपन को सोखती जाती। पाव और दूध का कप पकड़ाकर मुझे प्यार से देखती। वह बहुत खुश रहने लगी थी। 12 साल का होने तक मैं बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ समझने लगा था। अंग्रेजी स्कूल और ये परिवेश मेरे भीतर विषमता की एक बहुत बड़ी खाई खोद रहा था। मैं घनेरे असमंजस में था। मेरे व्यक्तित्व के भीतर पता नहीं क्या बन बिगड़ रहा था। स्कूल में किसी बच्चे से झगड़ा होने पर मैं अचानक फहाशा औरतों के मुंह से निकलने वाली भाषा बोलने लगता और फिर पीटी सर के हाथों पिटाई होती।
यहाँ चाल के लड़कों से एकदम अंग्रेजी बोल पड़ता तो मजाक बनता। वहाँ नन्स और फादर, यहाँ पेटीकोट में घूमती औरतें। दूसरी मंजिल में उसके कमरे तक पहुँचने वाली पेशाब की मंद गंध वाली सीढ़ियों के बीच ही दह और उसके गुह्य रहस्यों को लेकर नित नई कक्षा लगी होती। कामुक आवाजों, गंधों और गलियों से कमोबेश में सुन हो चला था। एक दिन हम दोनों लेटे लेटे हल्की रोशनी में डूबे कमरे के कोने में अंधेरे की बनती बिगड़ती आकृतियों को घूर रहे थे कि वह बोली, मुझे पता है तेरे मन में बहुत सवाल उठने लगे हैं आजकल। आज तू सारे सवाल पूछ ले जो तेरे मन में उठते हैं। मैं बहुत देर चुप रहा। फिर एक सवाल जो मेरी आधी आत्मा कुतर चुका था, उसे मैंने मन के बिल से निकालकर फेंका। तेरी शादी हुई थी? नहीं। सच्ची सच्ची बताएगी ना? हाँ। खा कसम? खाई। मेरी कसम खा। पागल है क्या? कसम कसम है तो खाना। अच्छा, तेरी कसम। तेरी शादी नहीं हुई, फिर मैं कहाँ से कैसे आया? वैसे ही जैसे और इंसान आते हैं। फिर मैं कोई कस्टमर की औलाद हूँ? वो सच नहीं है। नहीं। देख, तूने सच बताने की कसम खाई है। सच है, तू नहीं समझेगा। मैं सब समझता हूँ। नहीं समझता। तू बताएगी नहीं, पता था। कसम खा के भी पलटेगी। सच। तेरा बाप है, उसका नाम भी है तेरे स्कूल के रजिस्टर में। उसने छोड़ दिया मुझे। अब उसकी बात की तो देखना। ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर तू कैसे कैसे सवाल करता है रे। यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ता तो शायद कोई सवाल नहीं करता, चुपचाप समझने की कोशिश करता। सच जानने के बाद तो मैं फिल्मों में वेश्याओं, दलालों, ऑर्केस्ट्रा और बार में नाचने वाली औरतों की रिहाइश वाली इस इमारत से निकलकर भागना चाहता था। जमुना, यहाँ से कहीं और जाकर रहें। किराया कहाँ से देंगे? इसका कहाँ से देती है? इससे छोटा और कच्चा झोपड़ा चलेगा, पर यह नहीं। इसका किराया नहीं देती मैं। ये मेरी माँ का कमरा है, खरीदा हुआ। तू तो कहती थी दूर कहीं रत्नागिरी में तेरा घर है, आम के बाग हैं। ऐसे ही। वो धंधे वाली थी, उसने ही ये कोठरी खरीदी थी। रत्नागिरी में तेरे बाप का घर है? और तू भी अब? उसकी आंखें फिर पथरा गई और वह बैठे बैठे दीवार पर सर मारने लगी, पहले हल्के हल्के फिर जोर जोर से। मुझे चिढ़ हुई इस नाटक से। उस दिन भी मेरे मुंह से कस्टमर शब्द सुनते ही पगला गई थी। शरीफ बनती है साली। गली के और बच्चे दिन रात कस्टमर की बात करते हैं, उनको कोई औरत कुछ नहीं कहती। ये है कि नाटक। तब से मैंने उसे कुछ भी कहना पूछना छोड़ दिया। मुझे शक नहीं, यकीन था वह मुझे स्कूल छोड़ करके धंधा किया करती थी। अगर नहीं करती तो मेरे अंग्रेजी स्कूल की फीस कहाँ से लाती? रात को परियों की कहानियां सुनाते हुए जरूर मुझे अफीम चटाती थी। उसका बटुआ हमेशा 10-10 के नोटों से भरा रहता था। अब एक पासबुक भी रखती थी वह। एक दिन मैं स्कूल के रास्ते में से ही लौट आया। पीली इमारत के सामने बने एक सस्ते होटल की टेबल पर बस्ता लेकर बैठा रहा। मैंने देखा वो साड़ी पहने थी, बाल खोले थी, उनमें सेवंती के फूल थे, हाथ में पर्स। कहाँ जाती है यह? आज देखना ही होगा। आज अपने सारे भरम तोड़कर विषमता के चौड़े पाटों के सिरों पर रखे अपने पैरों को आज छोड़ दूंगा और इस बजबजाती खाई में गिर ही जाऊंगा। बस्ता वहीं भूलकर मैं उसके पीछे लग गया। गली दर गली, चौक और मोड़, कुछ कच्चे रास्ते और रेल की लाइनें, फिर 9-15 की लोकल। मैं भी बिना टिकट चढ़ गया भीड़ में। मुझे लगा उसने मुझे चढ़ते हुए देखा है, पर उसने मुंह फेर लिया। मैं एक मोटे आदमी के पीछे छिप गया। जहां वो उतरी मैं भी उतर गया। वह फिर चल पड़ी, एक चौड़ी सड़क के फुटपाथ पर। मैं खींच रहा था, कितना और चलेगी। अचानक वह एक चर्च जैसी दिखने वाली इमारत में घुस गई। जब सिक्योरिटी वाला एक आदमी का पास देख रहा था, तभी मैं विकट गेट से चुपचाप भीतर चला गया।
बड़ा सा हरा भरा बगीचा, सामने पीले लाल पत्थरों वाली बहुत बड़ी इमारत थी, बड़े बड़े खंबे, बड़ी बड़ी मेहराबों वाले बड़े दरवाजे, सब कुछ बड़ा और खुला, साफ और खुशबूदार हवा। सब कुछ भूलकर मेरा मन खुश हो गया। उस बदबूदार नरक के सामने ये बहुत सुंदर एक स्वर्ग था। मैं इस स्वर्ग का और सुख लेता कि वे इस खुली खुली इमारत के गलियारों में घुस गई, जहाँ बड़े बड़े हॉल थे, सफ़ेद पोश आदमी, साफ सुंदर औरतें और पढ़ने वाले लड़के लड़कियां आ जा रहे थे। क्या यहाँ नौकरी करती है वह, या उसका कोई सगे वाला? वे गलियारे के एक हॉल में दाखिल हुई, फिर तुरंत पलट आई। वे सफ़ेद खंबे के पीछे छिप गया। वह मुड़कर उसी खंबे की तरफ आ रही थी। क्या उसने देख लिया? मेरा दिल गले तक उछल आया। दौड़ दौड़ कर, चल चल कर, वैसे भी मेरी सांसें काबू में नहीं आ रही थी। उसकी परछाई दिखी, लगा वह हल्की उदास मगर बहुत शांत थी। खंबे के जरा पहले उसने एक बड़ा दरवाज़ा धकेला और अंदर चली गई। मैंने चैन की सांस ली और खंबे के पीछे से निकल आया। अब मैं यहाँ एकदम अकेला खड़ा था, हवा में उड़ते पत्तों और ठंडे सन्नाटों के बीच। मैंने चारों तरफ नज़र डाली। गलियारे के दोनों तरफ चित्र टंगे थे, बड़े अजीब। हरी गाय और जामुनी पहाड़, खेतों में झुके हुए अधनंगे हड़ियल आदमी, औरतों के झुंड, पेड़ों में उगे लाल फलों पर कुछ रोते कुछ हंसते चेहरे। कैसे चित्र हैं ये, बड़े भद्दे और डरावने। तभी बहुत से पैरों की धपड़ धपड़ आहटें सुनाई दी, कुछ खिलखिलाहटें और बातें। मैं गलियारे के एक खुले हिस्से से बगीचे में कूद गया। उसे दरवाजे में भीतर घुसे 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। मैं लगातार उस दरवाजे पर नज़र टिकाए रहा। अचानक एक डर पेट में गड्ढा बनाने लगा। पेट में हल्का हल्का कंपन हुआ, जो आतंक का पूर्वाभास होता है। वह इन गलियारों और बड़े बड़े कमरों में खो गई तो मैं क्या करूँगा? वह बेखबर घर जाएगी और मुझे ढूंढेगी, और मैं इस एकदम अजनबी इलाके में खो जाऊँगा। लौटने का रास्ता, ट्रेन का, स्टेशन का कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैं तो पीली इमारतों से स्कूल और उसके आगे कभी आया ही नहीं। मगर कल तो वे वापस आएगी। वे अगर नौकरी करती है यहाँ, अगर नहीं करती हो और बस आज किसी काम से आई हो तो क्या करूँगा? मुझे लगा 15 साल का होकर भी बच्चे का बच्चा ही रह गया मैं। चाल के बच्चे जो चिढ़ाते हैं वे सही है कि मैं दूध पीता बच्चा हूँ, उसके पल्ले से चिपका रहता हूँ। अब मेरी हथेलियों में पसीना चिपचिपा रहा था, भूख पेट जला रही थी, आंखों में आंसुओं के कण किरकिरा रहे थे। भीषण असुरक्षा मन में भर गई। एक इच्छा हुई कि गेट के पास बैठे चपरासी से जमुनाबाई सलूके के बारे में पूछे, पर अगर उसने मुझे पकड़ लिया और पूछा अंदर कैसे घुसा तो? मैं सहमा हुआ गलियारे के साथ साथ नीचे घास पर चलता रहा। आगे गलियारा बंद हो गया, खिड़कियां शुरू हो गई, एक के बाद एक, कई कई। मैं हर खिड़की के नीचे बने एक पतले चबूतरे पर चढ़ उतर कर खिड़की दर खिड़की झांकता हुआ सरकने लगा। कहीं पर्दे तो कहीं नहीं, कहीं अंदर बड़े कमरों में हर दीवार पर चित्र ही चित्र और चित्र बनाते लड़के लड़की। कहीं छोटी बड़ी मूर्तियाँ तो कहीं लोहे और लकड़ी की अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनाते लोग। बड़ी बड़ी लाइटें और कमरे। भीतर दुबका आतंक अब उत्सुकता में बदल रहा था। एक उम्मीद जागी थी कि अब मैं उसे खोज लूँगा। एक खिड़की पे मैं ठिठक गया। कमरा खाली था, पर्दा खुला था। दीवारों पर नंगे मर्द और औरतों के चित्र लगे थे, जवान भी और बूढ़े, और बहुत बूढ़े नंगे मर्द और औरतें। मैं बुरी तरह अचकचा गया। तब तक मैंने नंगी औरतों वाली किताबें देख ली थी। चाल में वैसी किताबें हर कहीं मिलेंगी और उनके पन्नों पर सफ़ेद सुंदर नंगी कामुक औरतें। मुझे लगा क्या बकवास है, ये कैसी है? किसी के चेहरे पथरीले हैं, किसी की देह ढलकी हुई, लटकी छातियों और मोटे नितंबों वाली औरतें। मुझे जुगुप्सा होने लगी थी। तभी कुछ लड़के लड़कियों का झुंड घुसा कमरे में और उनके पीछे वह। मन हुआ कि आवाज़ दे दूं, पर वे टेबल पर चढ़कर बैठ गई थी।
मुझे हैरानी हुई। इसकी साड़ी कहाँ गई? ये तौलिए का झब्बा क्या पहना है? अब क्या इस ड्रेस में ये उन लड़के लड़कियों को पढ़ाने ही लगेगी? एक दाढ़ी वाला पेट के बल मेज पर लेटा, पैर मोड़कर, कूले उठाकर। वैसे ही उसे कुछ कहा और फिर उतरकर गोल टेबल पर बैठ गया। लड़के लड़की भी उस मेज के दो तरफ बैठ गए। दूसरी लंबी मेज पर वो थी। कहाँ गई वह? इस मेज पर कूले ऊंचे करके लेटी ये नंगी औरत कौन है? मैं सुन हो गया था। यह सब क्या था? तुरंत खिड़की पर से बेजबान होकर नीचे कूद गया। कुछ देर वहीं लेटा रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा धंधा है। उन वेश्याओं, सफ़ेद नंगी औरतों की किताबों और इसकी इस नंगी नुमाइश के बीच क्या कोई फ़र्क है? यह ऐसा क्यों कर रही है? मेरे शरीर से जान निकल चुकी थी। दिमाग पर पाला पड़ गया था। फिर मैं घास के लंबे मैदान को दौड़कर पार करके दीवार फांदकर बाहर आ गया और सिक्योरिटी वाले से जरा हटकर उसका इंतज़ार करने लगा। वे 2 घंटे बाद निकली और चल पड़ी। कुछ देर चलकर उसने जरा सा पीछे मुड़कर देखा। मैं बेबन से दीवार से सट गया, फिर चल पड़ा उसके पीछे, शिथिल मगर सजग, उन्हीं रास्तों पर। मैं उसके घर पहुंचने के 2 घंटे बाद घर पहुंचा। इधर उधर आवारा घूमता रहा, भूखा और बहुत से सवालों में घिरा। उसकी जो गीली परछाइयाँ मेरे सवालों से लिपटी थी, ना जाने कितने सालों तक यूं ही लिपटी रहें, फिर वक्त के साथ सूख सूख कर झर गईं। शायद एक आध अब भी हरी हों, लिपटी हों। मैंने उन बिना जवाब के सवालों को बहुत दिनों से नहीं पलटा था। मसलन वे कुछ और भी तो कर सकती थी। आखिरकार ऐसा ही करना था क्या? मेरी नज़रें उसके चेहरे पर उगे झुर्रियों के एकदम नए जाल पर पड़ती हैं। उस जाल में बहुत से पुराने सपनों के पंख फंसे हैं। उसकी आंखें मुंदी है। आज जब मैं उसके चेहरे में झुर्रियों के जाल को देखता हूँ तो हैरान होता हूँ। क्या सच में ये बहुत चतुर थी? 32 दांतों के बीच अपने मूल्यों के साथ जीभ सा बचे रहना चतुराई थी। पूरी जिंदगी अपने वजूद की नंगी परछाइयों को ढकने की कोशिश में मुझसे भागती रही। क्या वह चतुराई थी? यह आज भी वही नौकरी करती है। कहती है रिटायर होकर ही छोड़ेगी, पेंशन लेगी, यहीं रहेगी। मैं जानता हूँ जिद्दी है। यह खुद क्या कम जिद्दी है। प्रोफेसर साहब के फ़ोन करने के बावजूद ये आर्ट कॉलेज नहीं आया। मुझे पता था नहीं आएगा। वहाँ उसे डराने वाले भूत छिपे हैं, खंबे के पीछे, टेबल के ऊपर। आज दोपहर हुआ ये कि पोज देते देते मैं बेहोश हो गई। शायद घुटना मोड़े मोड़े खून का दौरा दिमाग तक जाना बंद हो गया था। वहीं डॉक्टर आया, 2 इंजेक्शन लगे, वहीं ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ी। फिर कॉलेज वालों ने ही एम्बुलेंस में मुझे यहाँ तक छुड़वाया। मगर यह नहीं आया। अब आया है। इसे पता है कि मैं अब भी वही नौकरी, वही मॉडलिंग करती हूँ। उम्र तो हो गई है, मगर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जवान और सदे जिस्म तो कोई भी पेंट कर ले। असली कला तो वह है जो झुर्रियों के बारीक जाल की सुंदरता को पकड़े। शायद ये बहाना है। ऐसी युवा मॉडल मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इतने बड़े शहर के इतने बड़े और पुराने आर्ट कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट मिलाकर 6 हैं बस। उस पर फैकल्टी कितनी सारी, मूर्ति कला, फोटोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट, कंटेम्प्री, म्यूरल। ये दुबला हो गया है। दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है? खुन्ना है, चुपचाप बैठा रहेगा, कहेगा नहीं कुछ, आंखें तक नहीं मिलाना चाहता मुझसे। मुझे ही क्या पड़ी है, जाने दो। बाहर पेड़ों को ताक रहा है। ऐसे चुप बैठे रहना है तो आता ही क्यों है? फोन पर हाल पूछ ले। मोह नहीं छूटता इसका मेरे से। अच्छा हुआ मेरे साथ चल की रट अब छोड़ दी है। मुझे नहीं जाना उस समाज में। माँ इस समाज की थी सर से पांव तक। मैं इस समाज से अपनी जड़ें उखाड़ने की चाह में खुली जड़ें लिए नित जलील होती, सूखती घूमती रही। फिर ये भी त्रिशंकु होने की स्थिति में ही रहा।
अब इसके बच्चे एकदम मुक्त होकर उसी समाज में सांस ले, वही ठीक है। इसीलिए मैं अपनी खुली फफूंद लगी जड़ें लेकर वहां नहीं जाना चाहती। कितने दिनों बाद ये इधर आया है। सोचता होगा कि मैं अपनी नंगी सच्चाइयां इससे छुपाती हुई यहाँ तक चली आई हूँ, और सोचता होगा कि मैं आंख नहीं मिलाना चाहती। तुझे आंखें चुराते देखकर ही मैं आंखें बंद कर लेती हूँ या फेर लेती हूँ। तुझसे शर्म करूंगी? तू जो मेरी जांघों से सतमासा ही निकल पड़ा था। तू जितना समझता है उससे कहीं चतुर हूं मैं। बहुत दिनों तक लगातार छुपाने के बाद और तेरी उत्सुकता के एक हद पार कर लेने के बाद ही मैंने अपने सच तुझ पर उजागर हो जाने दिए, और ये भरम भी बना रहने दिया कि तू समझता है कि तूने जो मेरे सच जान लिए हैं उस बाबत में कुछ नहीं जानती। अब तू कुछ भी समझ कि कपड़े उतार कर भी वेश्याओं की बस्ती में मैं पवित्रता का ड्रामा किए हुए बैठी हूँ। मैं जानती हूँ कि तू जानता है मेरा हर सच, वो चाहे पवित्र हो कि ना हो। तुझे हक था जानने का उस पहली सांस से, जब तू मेरी जांघों के बीच खून के तालाब में अचानक आ गिरा था। मुझे नहीं पता कि मैंने इससे कुछ छिपाकर गलती की थी या नहीं, लेकिन अपनी माँ से कुछ तो बेहतर ही कोशिश रही थी मेरी। वह तो हमारे स्कूल से लौटने के बाद अगर कोई कस्टमर आता तो कहती, दीपू, लाली, बिस्तर के नीचे घुस जाओ। हम वहीं स्कूल का काम करते। मैं देखती माँ के बदन पर तरह तरह के निशान, सिगरेट के जले सलेटी निशान, नीले जामुनी निशान, और बुरी तरह डर जाती। मुझे माँ पर गुस्सा आता। यह बर्तन झाड़ू क्यों नहीं कर लेती? 10-10 रुपए के लिए मर्दों से खुद को कुचलवाती क्यों है? मगर वह तो मुझसे भी यही उम्मीदें लगाने लगी थी। 8वीं के बाद मेरी माँ ने स्कूल छुड़ा दिया और मुझे महंगी कॉल गर्ल बनाने की सोचने लगी। एक बार एक दलाल से बात भी की। मुझे महंगी या सस्ती कैसी भी वेश्या नहीं बनना था। मैं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ भाग गई। प्यार व्यार का गहरा चक्कर डाला था उसने। बोला था, रत्नागिरी में घर है मेरा, थोड़ी खेती है, आम के पेड़ हैं, मगर यह नहीं बताया कि एक और पत्नी भी है। एक दिन मुझे वापस छोड़ गया अजन्मे बच्चे के साथ। मुझे तब भी नहीं पता था कि इन पीले मकानों के बाहर का जो समाज है वे दूसरी ही कोई दुनिया है। मेरे जाने के बाद ही दीपू भी एक ट्रक वाले के साथ खलासी बनकर गया तो फिर कभी नहीं आया। माँ बहुत गुस्से में थी। दोनों बच्चे जिनकी वजह से खुद को कुचलवाती रही, दोनों के दोनों भाग गए। इसीलिए सारा गुस्सा मुझ पर उतारा। मेरे कमरे में घुसते ही माँ ने कपड़ों की तरह कूट डाला, इतना कि जांघ से खून गिरने लगा, और मैंने सतमासे बच्चे यानी इसे जन्म दिया। माँ बीमार रहने लगी थी। कस्टमर कतराते थे। मैं वेश्याओं के नुचे हुए जिस्मों की मालिश करने लगी 5-5 रुपए में। एक दिन माँ मर गई। मैं अकेली, दलाल भी कमरे के चक्कर काटने लगे। तब मैंने अपनी बचपन की सहेली जोली के साथ सेल्स गर्ल का काम पकड़ा। क्या नहीं बेचा, सर्फ, साबुन, बर्तन। फिर वो ही एक दिन अपने साथ आर्ट कॉलेज ले गई। पहले सिटिंग के हिसाब से पैसा मिलता था, 60 रुपए एक सिटिंग का। 7 साल ऐसे ही चला। फिर वहाँ की परमानेंट मॉडल की नौकरी मिल गई। अब तक पूरे 70 साल हो गए वहाँ काम करते हुए। जब पहली बार गई थी तो बहुत संकोच हुआ था। जोली ने समझाया कि ये गलत काम नहीं है। अच्छा, मगर थोड़ा बोल्ड काम है। मैंने बहुत साल किया है, अब शादी करने जा रही हूँ ना। बेकरी वाले मोजेज के वहाँ यह सब नहीं चलेगा। तुझे अपनी जगह रखवा रही हूँ। अपनी चाल के टाट पड़े हुए स्नान घर में भी नहाते हुए कभी कपड़े नहीं उतारे, तो इतने लड़के लड़कियों के सामने। मैं नहीं जानती वो क्या सोचते होंगे, पर उनके चेहरों पर एक सस्ती उत्सुकता नहीं थी, एक धीरज भरा इंतजार था। मैंने तौलिए का झब्बा उतार दिया था, मन ही मन ये ठानते हुए कि वैश्या बनने से ये थोड़ा अच्छा है। पहले मैं उनकी फरमाइश पर कठिन पोज दे देती थी। सोचती कुछ नहीं, हो जाएगा, पर 2 मिनट बाद ही समझ आ जाता कि इस पोज में रहना आसान नहीं।
मगर पूरे 15 मिनट शरीर अकड़ा हुआ रहता और दर्द महसूस नहीं करता। मैं दम साधे रहती। हर 15 मिनट के बाद 10 मिनट की छुट्टी और आधे घंटे बाद एक कप चाय मिलती। बाद में मुझे आसान से आसान पोज समझ आ गए, जिनमें मैं 15 से 20 मिनट बैठ या लेट सकती थी। खुजली की तेज इच्छा को टालना भी आ गया था। दिमाग वैसे ही ढल जाता है। मैं अपने चित्र नहीं देखती। ज़्यादातर वो बहुत भद्दे दिखते थे। कभी कभी इतनी सारी लाइट के कारण उमस भरे दिनों में पसीने की बूंदें मेरी छातियों से नीचे जमा होती रहती, फिर इकट्ठी होकर पेट पर बह निकलती, फिर जांघों में घुस जाती। एक बार मैंने वहीं बैठे बैठे एक लड़के के कैनवास पर नज़र डाली तो देखा उसने तो बहती बूंदें बना डाली हैं, छाती से पेट पर फिसलती हुई। फिर वो मुझे देखते हुए देखकर बहुत मीठा सा मुस्कुराया था। मुझे इसकी याद आ गई। स्कूल से आकर मुझे घर पर देखकर ऐसे ही मुस्कुराता था। ना मिलूं तो पूरे दिन मुंह फुलाकर रहता। इतने लंबे समय में मुझे अपना एक ही चित्र पसंद आया था। 8 फुट ऊंचा, पूरा शरीर हल्के जामुनिया रंग का और छातियां और कूल्हे का उभार गुलाबी, बालों का रंग पीला और उसमें नीली नीली नदी की लहरें, बड़ी बड़ी आंखें मंदिर की देवी जैसी। मुझे लगा थकान और अकड़न से खड़े हुए रोंगटों वाली मेरी छाया नहीं है ये कोई और है। प्रोफेसर मोहनीश ने बनाया था वो। बोले, जमुना तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर का रंग सांवला या भूरा भूरा नहीं है, यह जामुनी है। मैंने ये तेज रंग कभी इस्तेमाल नहीं किए। आज जब बिना लाइटों की खिड़की खोलकर तुम्हें नेचुरल लाइट में देखा तो मैंने ये रंग उठाए हैं पहली बार। मैंने ब्रश के कभी तिरछे स्ट्रोक नहीं इस्तेमाल किए, मगर आज तुम्हारे शरीर की काट और ढलान ने मुझे मजबूर किया। उनको उस चित्र पर कोई बहुत बड़ा ही इनाम मिला था। एक किताब में ये चित्र छपा था, प्रोफेसर साहब के फोटो के साथ। उन्होंने वह किताब दिखाई। देखो, आर्ट टुडे में तुम्हारा वाला चित्र छपा है। इस चित्र को मैंने शीर्षक दिया है कालिंदी। पढ़ो पढ़ो अपना नाम, कालिंदी यानी जमुना, जमुना सलूंके। उन्होंने 1000 रुपए की बख्शीश जबरदस्ती पकड़ाई। कहते थे जीवित मॉडल ही कलाकार के मास्टरपीस बनाने के लिए एक बड़ा माध्यम होती हैं, लेकिन उन्हें वे इज्जत नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। प्रोफेसर हर आने वाले नए बैच से कहते, ये कोई फैशन मॉडल नहीं है, ना ये किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की देन है। ये हर आकार, लिंग और आयु के साधारण लोग हैं जो यथार्थवादी कला को जन्म देने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ नग्नता मायने नहीं रखती। आप जब कला की बारीकियों में उलझ जाते हैं, प्रकाश, छाया, कटावों और कोणों के उकेड़ने की तकनीक में, उस वक्त आप कला के बारे में सोच रहे होते हैं, ना कि नग्नता के बारे में। यहाँ वे नग्नता के प्रदर्शन के लिए नहीं बिठाए जाते हैं। ये तो सुपर प्रोफेशनल्स हैं। इनके माध्यम से तुम एक मानव शरीर के सही सही आकार और आयाम देख पाते हो, जो कि कपड़ों के चलते ठीक से पता नहीं चलते। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि तुम देह की लचीली मांसपेशियों का विविधता से भरे आयाम, तनाव और आराम के माध्यम से देख पाते हो। उनके आकार और आयाम। जैसा कि मैंने कहा, न्यूड मॉडलिंग आसान काम नहीं है। एक अच्छे पोज के लिए उनकी मेहनत और एकाग्रता लगती है। 20 मिनट में पैर सो जाता है, नितंब की हड्डियां दर्द करने लगती है, नस पर नस चढ़ जाती है। काश मैं उनकी बातें टेप करके उसे सुना पाती, जो उस दिन खुली खिड़की से मुझे पोज करते हुए देख गया था। एन इसी मास्टरपीस बनने वाले दिन जामुनी रंग वाली जमुना को। हाँ, उसे देख लिया था मैंने लोकल में चढ़ते हुए। जानती थी उसके पास पैसे होंगे नहीं, इसीलिए लोकल से उतरकर रिक्शा भी नहीं किया, पैदल आर्ट कॉलेज पहुंची। ठान लिया था आज इसके सारे सवालों के उत्तर इसे बिना बोले दे दूं। इसीलिए जब बिना लाइट के सूरज की रोशनी में चित्र बनाने की बात कही प्रोफेसर साहब ने, तो मैं चुपचाप मान गई। पर्दे खोल दिए गए। मैंने कनखियों से उसे देखा भी। उसका चेहरा लाल हुआ, फिर बैंगनी, अंत में काला,
फिर वह खिड़की से कूद गया। उस दिन जब वह घर लौटा तो मैंने बहुत दिनों के बाद पास के होटल से मुर्गे का कढ़ाई शोरबा और रोटियां मंगाए थे। शायद भूख तेज थी और गुस्सा नपुंसक। उसने चुपचाप खा लिया। खाकर भी गुस्से में वह होठ चबाता रहा। खाने के बाद जब वो हाथ धो रहा था तब वो बोली, स्कूल नहीं गया आज तू? गया तो था। सोचा कि पूछूं, तू आज मेरे पीछे आया था? लोकल से उतरते देख लिया था मैंने। तू क्या सोचता है, तू ही शाना है? और वहाँ आर्ट कॉलेज में तुझे सिक्योरिटी वाला ऐसे ही घुसने देता? लेकिन मैंने यह नहीं पूछा, क्योंकि फिर वो पूछता कि तूने फिर मुझे साथ क्यों नहीं लिया। तो क्या कहूँगी? कह दूंगी कि नौकरी है वो मेरी। फिर वो कहेगा कि ऐसी गंदी नौकरी, छोड़ दे वो नौकरी। तो कहूँगी कि काम में गंदा अच्छा क्या, मुझे बस यह पता है कि इन ड्राइंग पढ़ने वाले इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। मेरे काम से इनको सीखने को मिलता है। वहाँ कोई मुझे गंदी नज़र से नहीं देखता। मैं नहीं छोड़ने वाली ये नौकरी। पूरे 7,000 मिलते हैं महीने के। मैं चुप रही, चुपचाप बर्तन समेटे और मांजे। वह उंगलियां चटकाता रहा। देखा, आज भी उंगलियां चटका रहा है। कितना मना करती रही हूँ। उंगलियां तोड़ेगा क्या? मैं आंखें खोलकर तरेरती हूँ। वह हंसता है, बचपन वाली हंसी। अब छोड़ दे ये नौकरी जो तू कॉलेज में करती है। छोड़ दूंगी, रिटायर हो ही जाऊंगी जल्दी। पैसा दे के जाऊं? अभी तो है, चाहिएगा तो ले लूंगी। तेरा कैसा चल रहा है? ठीक। नौकरी बदल ली। अब फोटो नहीं खींचता? खींचता हूँ, भूकंप और बम धमाके के नहीं, खून में लथपथ लोगों के फोटो खींचकर भी अखबार में पैसे कम ही मिलते थे। फिर क्या बच्चे होने के बाद खर्चा बढ़ गया है? एक कमरे में काम नहीं चलता, इसलिए अब फ्रीलांस अपना ही काम करता हूँ, एक साथ कई जगह पर। तभी तो दुबला हो गया है। काम उतना ही करना चाहिए जितना शरीर झेल सके। उधर की तरफ यहाँ के जैसे तो नहीं रहा जा सकता है ना, थोड़े ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अब मैं विज्ञापनों के लिए भी काम करता हूँ, मॉडलों के फ़ोटो खींचता हूँ। अभी अपने खींचे फ़ोटो की प्रदर्शनी लगाई थी, उसका एक किताब में रिव्यू भी आया है। आर्ट टुडे में डिवाइन न्यूडिटी। तुझे कैसे पता? मैंने आंखें मूंद ली। मुझे पता था उसके भीतर के अहम की हवा रिस कर उसे पिचका हुआ छोड़ गई है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।